नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा सिर्फ ये है कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की जो हालात हुई है उनसे हमको क्या सबक लेनी चाहिए। मित्रों, श्रीलंका एक सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं है। श्रीलंका पाकिस्तान जैसे डिस्टर्ब देश भी नहीं है हमारे लिए, ना ही हमको डिस्टर्ब करने वाला देश है। भारत श्रीलंका का साझा विरासत आज से नहीं है, ये द्वापर त्रेता ये सब युगों से है। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के जमाने से भारत श्रीलंका का संबंध है। रावण के टाइम पे ले लीजिए या उसके पहले का ले लीजिए, आप सब लोगों को सिर्फ रावण काल से ही श्रीलंका का ज्ञान होगा। लेकिन आप ऋषि पुलस्त से लेकर के मतलब कितने नाम लूं मैं श्रीलंका पर भारत के संबंधों का। मित्रों, श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसमें हमारी रिश्तेदारी है, व्यवसायिक है, सांस्कृतिक साझा है। सिंहली और हिंदू बहुल इलाका होने के नाते हमारा साझा संबंध है उनके साथ, व्यवसाय तो है ही है। दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों की सीधी रिश्तेदारी है, कई लोगों ने शादी की है। श्रीलंका का जयसूर्या का शादी तमिलनाडु में हुआ है और तमिलनाडु के कई लोगों की शादी श्रीलंका में हुआ है। तमिलनाडु के राजनीति की एक धुरी श्रीलंका है। जब लीटे के आतंकी प्रभाकरण की हत्या हुई तो श्रीलंका के उस प्रभाकरण पर भारत में किस तरह का सवाल और बवाल तत्कालिक सरकार से पूछा गया था, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब वाकिफ हैं। इसलिए आप श्रीलंका को एक छोटा सा देश, पड़ोसी देश मान करके उसके मुद्दों को, उसके समस्याओं को इग्नोर करने की गलती ना करें। अब सवाल है कि श्रीलंका में हो क्या रहा है, ये तो आपने टीवी पर देख लिया। ये कुछ दिन पहले आपने देखा जब अफगानिस्तान में तालिबान ने हुकूमत को ऑक्युपाई किया तो रातों रात वहां के राष्ट्रपति को अपना महल छोड़ करके भागना पड़ा। वहां के संसद सदस्य जो सोने के कमोड में शौचालय करते थे, पैदल मजबूर हुए हवाई जहाज से भागने के लिए और दिल्ली के गुरुद्वारे में शरण लिए। वहां का मंत्री जो विज्ञान और तकनीक मंत्री था, कहा जाता था कि अफगानिस्तान में नहीं, आसपास के देशों में उससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई मंत्री नहीं है। वो जर्मनी में पिज्जा सप्लाई करके अपना रोजी रोजगार कर रहा है, अपने और अपना बच्चों का पेट पाल रहा है। अफगानिस्तान का समाचार पर एक ग्लैमरस नौकरी और लाखों रुपए की तनख्वाह वाला आदमी आज भी का कटोरा लेकर के 2 रोटी के लिए मोहताज है और चेहरा देखने से लग रहा है कि क्या ये वही था जो सूट बूट टाई में समाचार बताता था। आज श्रीलंका की स्थिति वही है। वहां भी देखा गया था कि राष्ट्रपति भवन में तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था। उनके रसोई में जा रहे थे, उनके सोफे पर बैठ रहे थे, उनके एसी में लग रहे थे, उनके स्विमिंग पूल में उधम मचा रहे थे। आज श्रीलंका में भी वही हाल हुआ। प्रदर्शनकारी श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिए, उनके स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, उनके किचन में खाने की लूट कर रहे हैं और वहां पर खाना खा रहे हैं और जिसको जो मिल रहा है उसको लूट करके भाग रहा है। श्रीलंका के सड़कों पर प्रधानमंत्री भागा, राष्ट्रपति भागा, कौन क्या हुआ वो मुद्दा नहीं है। वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उससे हमको क्या सबक लेना चाहिए और श्रीलंका को इस तरह की स्थिति में आने की वजह क्या है। अगर वजह जान जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप डर जाएंगे और घबरा जाएंगे और अपने हुकूमत पर सवाल का बौछार कर देंगे। मित्रों, श्रीलंका की सरकार ने विदेशी कर्जा उन मुद्दों को लिया, उन विषयों को लिया जिस विषय की कोई उपयोगिता थी नहीं। आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी को सादर प्रणाम। श्रीलंका की सरकार ने उन कार्यक्रमों के लिए लोन लिया विदेश से जिस कार्यक्रम में कोई आउटपुट नहीं था। जैसे और देशे कर्जा लेती हैं कोई औद्योगिक क्रांति के लिए, कोई अस्पताल बनाने के लिए, विद्यालय बनाने के लिए, सिंचाई बांध बनाने के लिए या इस काम के लिए जिससे उसको आउटपुट होने लगेगा। जैसे मान लीजिए कहीं तटबंध बनाना हो, उस देश पर पैसा नहीं, उसने विश्व मुद्रा कोष से या किसी विदेशी देश से कर्जा लिया, तो जब वो तटबंध बन जाएगा तो पानी का रुकाव हो जाएगा तो खेती का काम शुरू हो जाएगा और खेती से आमदनी आने लगेगी और उससे उस देश का कर्जा पड़ जाएगा।
श्रीलंका के शासन में रहने वाले लोगों ने दोनों हाथ से लूटा और चीन ने इसका इस्तेमाल किया और घूस दे करके अनाप शनाप योजनाओं को लागू किया। हरबनटोटा बंदरगाह को बताया गया था कि यहाँ पर सैकड़ों हवाई जहाज पार्क होंगे और इतना व्यवसाय होगा। हरबनटोटा बंदरगाह आ गया, श्रीलंका के लोग वहाँ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके हाथ कुछ नहीं आया, कर्जा अलग से चढ़ गया। कर्जा उतारने के लिए वहाँ का किराया भी उचित नहीं मिल रहा है जिससे आदमी श्रीलंका का पैसा वापस कर सके। उसके बाद सरकार ने लोक लुभावन कार्यक्रम बहुत चलाए ताकि उनके निजी लूट पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन ना लगे। ठीक उसी तरह जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भारत में करता है, दोनों हाथ से दोहन कर रहा है। और जब कोई उस पर प्रश्न उठाता है तो कहते देखिए जी, हम फ्री में स्कूल दे रहे हैं, फ्री में बिजली दे रहे हैं, इसलिए हमको कह रहे हैं। और ये नहीं कह रहा है कि फ्री में स्कूल, फ्री में बिजली देने वाला 110 करोड़ का राज्यसभा का सीट बेच रहा है। वो ये नहीं कर रहा है कि दिल्ली के नाली बनाने का ठेका उसके अपने साढ़ू के लड़के को दी जा रही है और साढ़ू को दी जा रही है। वो ये नहीं कर रहा है कि हमारे डीटीसी की बेड़ों में सैकड़ों हजारों बसें खड़ी हो गई और पीछे से उसका इंजन खोल करके कबाड़ी बेच ले गए। ये डीटीसी के कर्मचारियों की मिली भगत वहां के गार्ड से हो रहा है, उसका वीडियो तैर रहा है। सैकड़ों बसें जो विदेश से आई थी अभी रोड पर आई भी नहीं है, उद्घाटन के इंतजार में उसकी इंजन निकल चुका है, उसका टायर तक खोल के लेके चले गए नई बसों की। वो ये नहीं कह रहा है क्योंकि वो बसों का पैसा आपका है, आपको 200 यूनिट का लालच दिया हुआ है। श्रीलंका के स्थिति से एक बात का अंदाज लगा दिए। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में सरकार बनाए तो उसने कहा कि मैं 600 लीटर पानी मुफ्त में दूंगा। दिल्ली जल बोर्ड का 56,000 करोड़ का कर्जा पिछले साल था, जब मैंने 18 या 20 में, शायद 20 या 21 में स्टोरी कर रहा था तो मैंने पता किया था। उस वक्त 28,000 मूल और 27 या 24,000 रुपया उसका इंटरेस्ट का था। कुल 56-57,000 करोड़ रुपया का कर्जा दिल्ली सरकार के जल बोर्ड पर था। मतलब अगर पूरे दिल्ली को बेच दी जाए तब भी दिल्ली जल बोर्ड का कर्जा नहीं उतर पाता। तब भी वहां मुफ्त में पानी वोट के लिए दिया गया और लोगों ने वोट दिया और उसके बदले में वो आपको बेच रहा है। ये तो बड़ा छोटा मुद्दा है कि आपको 200 यूनिट का बिजली दिया और बाकी मुसलमानों का पैसा जमा कर दिया। ये तो चलो भारत का हमारे किसी भाई कर दिया, ये बहुत छोटा मुद्दा है। छोटा मुद्दा ये है कि 200 यूनिट का लालच आपको दे रहा है और हजारों करोड़ का गमन और घोटाला कर रहा है। आप कह रहे हैं कि चले जो हमको कुछ तो दे रहा है। इसी मानसिकता का दोहन हो रहा है क्योंकि अंततः वो कर्जा तो देश पर ही चढ़ रहा है। केजरीवाल क्या आज है कल नहीं है? केजरीवाल का क्या, वो कल को टोपी बदल लेगा, कल भाजपा ज्वाइन कर लेगा, सपा ज्वाइन कर लेगा या खुद ही राजनीति से अलग होकर के विदेश भाग जाएगा। लेकिन वो जो कर्जा ले लिया है सरकार के नाम पर, वो कर्जा तो आप ही को चुकाना है, आप ही के पैसे से कटेगा। इस बात को ध्यान में रख करके एक बात और कहूंगा, हमारे कर्जे की भरपाई कैसे होती है आप समझ लीजिए। अगर कोई अमीर आदमी पैसा कर्जा लेता है तो वो बैंक से पैसा लेकर के भाग जाता है और वो पैसा चुकता करने की जिम्मेदारी फिर आम गरीब आदमी को के ऊपर आ जाती है जो बैंक से कर्जा ही नहीं लिया या उसको कर्जा ही नहीं मिलता। मजे की बात देख लीजिए, इस देश में किस तरह, 3 तरह के लोग हैं इस देश में। एक है उच्च धनाढ्य वर्ग के लोग जो बैंक से कर्जा लेते हैं और पैसा नहीं चुकाते। दूसरे हैं निम्न वर्ग के लोग जिनको सरकार मुफ्त में राशन, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में स्वास्थ्य और सब कुछ मुफ्त में देती है। ना तो वो बैंक से लोन लेते हैं, ना लोन देते हैं, ना ही किसी तरह का टैक्स देते हैं, ना ही किसी तरह की खरीदारी करते हैं। सरकार मुफ्त में राशन उनके घर तक पहुंचा के देती है। अब इन दोनों लोगों का खर्चा, जो उच्च वर्ग के लोग जो पैसा लेकर के भाग जाते हैं या बैंक का चुकाते नहीं है, और जो निम्न वर्ग के लोग जिनको सरकार सारी चीजें मुफ्त में देती है, इन सबका मध्यम वर्ग खर्चा चुकाता है, जिनके ऊपर इनकम टैक्स के तरह तरह के कानूनों और तरह तरह के स्लेबों का भार दे करके उनसे वसूला जाता है। बैंक डिफॉल्टरों की भरपाई भारत के वो नागरिक करता है जिसके बैंक में खाता है। अब कैसे ली जाती है? प्रिंट कराई, इतना स्टेटमेंट दिलाई, इतना SMS कराई, इतना वोट कराई, इतना ये कराई, इतना फलाना ढिमाका ढिमाका। इन सब चीजों से जब इससे भी ऊपर हो जाएगा, क्योंकि एक एक उद्योगपति के पास हजारों लाखों करोड़ रुपया का कर्जा है, इन्होंने क्या करना, अपना निजी प्लेन से जाना है, क्योंकि रोज देश विदेश में आते जाते रहते हैं। धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति अपने जहाज में लेकर के चले जाएंगे और एक दिन उस घर पर हजारों करोड़ रुपए का दोबारा लोन लेकर के विदेश चले जाएंगे। उसके बाद वो पैसा हमारे से वसूला जाएगा।
इस देश के नागरिकों को विदेश के इस घटना से ये सबक लेना चाहिए कि अगर कोई लोक लुभावन आपके सामने नारा दी जाती है तो उसे पूछिए कि इसका भरपाई कहाँ से होगा। जैसे केजरीवाल से पूछे कि जो 200 यूनिट बिजली तुम मेरे को मुफ्त में दे रहे हो, इसका पैसा कहाँ से ले रहे हो। वो कहेगा कि जी वो क्या करे, मैं अमीर लोगों का रेट बढ़ा के ले रहा हूँ। तो आप बोलिए कि अमीर भी तो हमारे ही भाई है, उससे रेट क्यों बढ़ा रहे हो। 200 यूनिट हमने लिया है, सस्ता कर दो मेरे लिए भी और उसके लिए भी। हमारा पैसा उनसे क्यों ले रहे हो, और नहीं ले रहे हो तो ये बिजली 200 यूनिट मुफ्त दे करके भरपाई कहाँ से कर दे, क्योंकि ये तो निजी कंपनी है। रिलायंस वाला तो अपना एक पैसे का काल फ्री नहीं करता है। आपका जिस तरह से पैसा समाप्त होगा उसका काल बंद हो जाता है, फिर आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त में कैसे और कहाँ से दे रहा है। इन सब कुछ चीजों को देख लेके समझ लेने के बाद आपको अपने हालात का अंदाज लग जाएगा। वो तो श्रीलंका था जहां मुट्ठी भर लोग और छोटा सा देश है। भारत सरकार ने भी कुछ आर्थिक मदद और दवाई, राशन और कुछ ईंधन का मदद किया, उनका कुछ दिन का काम चला। अगर आपके ऊपर इस तरह की विपदा आएगी तो फिर कौन देगा, क्योंकि 135 करोड़ लोग तो किसी दान के ऊपर निर्भर भी नहीं हो सकते। इतना बड़ा देश है। हमारे देश में तो एक दिन में पेट्रोल उतना फूक जाता है जितने कितने लोगों के देश का स्टॉक नहीं होता। हमारे देश में इतना राशन एक दिन में भोजन के रूप में बन जाता है जितना लोगों के खदान भंडारण में नहीं होता है। तो हमारा क्या होगा। बस ये 2 चीजें आप सोच लेंगे तो समझ में आएगी। अंत में एक बात कहूंगा अपने हुक्मरानों से कि श्रीलंका के लोग जो सड़कों पर अपना पैसा खर्चा करके रोड पार रहे हैं, और सारे के सारे लोग कोलंबो की फ्लाइट पकड़ रहे हैं, ट्रेन पकड़ रहे हैं, पैदल पकड़ रहे हैं, गाड़ी पकड़ रहे हैं, किसी के पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, या वो पैदल भी कोलंबो की सड़कों पर आकर के अपना विरोध दर्ज कराने का बात कर रहे हैं, वो ये लोग हैं जिनको जरूरी घरेलू सामानों का अनाप शनाप दाम बढ़ने से दुखी थे, परेशान थे, हतोत्साही थे। हमारे यहाँ अभी रसोई गैस का दाम 400 रुपया से 1000 रुपया के ऊपर हो गया है, और हम चुप देशभक्ति खेल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, श्रीलंका को बताएंगे। हमने 400 रुपये से 1000 रुपया कर दिया, कहीं कोई बवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान शासन है उसमें सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी और दुनिया जहान के लोग जब 25 रुपया रेट बढ़ गया था तो सबके सब बोट क्लब पर और इंडिया गेट पर गैस का सिलेंडर लेकर के बैठे थे। जो अभी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, मतलब गृह मंत्री हैं, वो नंगा बदन घूम रहे थे कि सरकार ने कपड़ा भी निचोड़ लिया है। 210 होने पर यह हाल थी, आजकल 1000 रुपया से ऊपर हो गया है। ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी ने विरोध में ट्वीट किया और ना ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका कोई मुद्दा बनाया। जब स्तरहीन विपक्ष, बिका हुआ पत्रकार और बेकार समाज हो जाएगा तो हुक्मरान इसी तरह की स्थिति करेंगे जिस तरह से श्रीलंका की है। और मैं भगवान करे कि मेरी वाणी बिल्कुल गलत साबित हो, भगवान करे कि मेरे जो कह रहा हूं वो बिल्कुल मिथ्या साबित हो। अगर कहीं हमारा स्थिति श्रीलंका जैसा हो गया तो क्या होगा। हमारे ऊपर कितना कर्ज है आपको पता नहीं है, क्योंकि इसको RTI के जरिए आप मांगे नहीं। हमारे बैंकों का कितना डिफॉल्टर है ये कोई सरकार बताना नहीं चाहती, क्योंकि आप जानना नहीं चाहते। आप तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारे पार्टी के नेता का हमारे जात वाले भाई का टिकट मिला कि नहीं। आप तो ये जानना चाहते हैं कि भाई नूपुर शर्मा ने तो कुछ गलत नहीं कहा था, फिर उसको गर्दन काटने पर बवाल क्यों। आप तो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई वो एक बेधर्मी बेहया लड़की कनाडा से बैठ करके देवी देवताओं का अपमान पर पोस्ट डाल रही है। आपने ये नहीं जानना चाहा कि उस बेहया को वहीं बेहयाई करने की जरूरत क्या पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको ये कहा गया है कि भाई कुछ बेहयाई, कुछ बेशर्मी कर, तू तो है बेहया, कम से कम इस चक्कर में हमारे देशवासी लोग तेरे मेरे के चक्कर में पड़ेंगे और अगला किस फिर 50 रुपया का मैं रसोई गैस पर दाम बढ़ा दूंगा। हालात श्रीलंका से बदतर होता जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। 130-35 करोड़ की आबादी है, रोड पर कट मार करके अपने बराबर हो जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण संजय गांधी का कल्पना पूरा हो जाएगा। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आप श्रीलंका से अपनी तुलना करें। घरेलू उत्पाद और खाद्य पदार्थों की बेलगाम बढ़ोतरी श्रीलंका से बदतर है। सिर्फ दिख इसलिए नहीं रहा कि हमारा देश बहुत बड़ा है और लोगों ने कमा करके रखा हुआ है, इसलिए भूखमरी नहीं आ रहा है। खाद्यान्न शॉर्टेज नहीं है, इसलिए हम अनाप शनाप दाम में भी खाना खरीद करके खा पा रहे हैं। श्रीलंका में ही नहीं होगा। लेकिन अगर हालातों की चर्चा करें तो हम श्रीलंका से ज्यादा बढ़िया स्थिति में नहीं है। ईश्वर करे मेरी बातें सत्य साबित ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शासन करने वालों से
आप प्रश्न करें कि ये मुफ्त की जो देते हो उसकी भरपाई कहाँ से करते हो, और लोक प्रभाव नारक कहीं हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं हो रहा है। जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन आप मेरी बात समझ जाएंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन देश की हालात से आप त्रस्त ना रहें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।